नमस्ते दोस्तों, मैं विशाल नायक आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आर एस शिवाय विशाल नायक में। आज इस वीडियो में हम आरएससी ट्रेड में यूज होने वाली बेसिक साइंस की टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आरएससी ट्रेड में यूज होने वाली बेसिक साइंस जैसे हीट, टेम्परेचर, मैटर, सॉलिड, गैस, वेपर, लिक्विड, हीट ट्रांसफर आदि के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अपन रेफ्रिजरेशन की बात करें। रेफ्रिजरेशन तो रेफ्रिजरेशन दोस्तों एक प्रोसेस होती है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये किसी एनवायरनमेंट में रखी है, तो इसको मान लेते हैं, अपन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रेफ्रिजरेशन में डिफाइन एज ए प्रोसेस ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम ए सब्सटेंस और फ्रॉम ए स्पेस रिजल्टिंग इन लोअर टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग्स। मतलब देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेशन वो प्रोसेस है कि किसी वस्तु का अपन टेम्परेचर उसके आसपास के वातावरण से इसका टेम्परेचर अपन दोस्तों कम कर दें, तो रेफ्रिजरेशन ये प्रोसेस है। ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कम कैसे होगा? इसका टेम्परेचर कम करने के लिए इसके अंदर की हीट हमें बाहर रिमूव करनी पड़ेगी। इसकी हीट हमें बाहर रिमूव करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस में बताया है, प्रोसेस ऑफ हीट रिमूवल। हीट रिमूवल दोस्तों, इसके अंदर से हीट जो है वो निकाल के हमें बाहर रिजेक्ट करनी पड़ेगी, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो रेफ्रिजरेशन ये प्रोसेस हो गई। फिर देखिए दोस्तों, ये जो हीट ट्रांसफर करता है, हीट ट्रांसफर, हीट जिसके थ्रू ट्रांसफर होगी, मतलब हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिस चीज का यूज होगा उसे अपन क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेंट। जैसे देखिए लिखा हुआ है, द कैरियर सब्सटेंस यूज्ड टू कैरी द हीट इज कॉल्ड ए रेफ्रिजरेंट। मतलब दोस्तों, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेंट। ठीक है दोस्तों, रेफ्रिजरेंट। अब आगे अपन बात करें तो मेटर। मेटर को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ। अगर मैटर की डेफिनेशन की बात करें, मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेटेड। इन अदर वर्ड, मैटर हैज वॉल्यूम एंड मास। दोस्तों, पदार्थ की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो पदार्थ वह चीज है जो कोई जगह घेरता है, मतलब जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस घेरता है, और जिसका कोई वजन हो। तो जिस चीज दोस्तों जिसमें ये दोनों विशेषताएं होंगी तो वो क्या कहलाएगा? मेटर या पदार्थ। अगर पदार्थ की अपन आगे बात करेंगे, पदार्थ की अगर स्टेट के बारे में बात करें, तो इसकी अवस्था की बात करें, तो ये सब अपने लोगों को पता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली सॉलिड, सॉलिड। दूसरी लिक्विड, लिक्विड। और तीसरी दोस्तों, तीसरी होती है गैस या फिर वेपर। तो ये अपन आगे देखेंगे। तो पदार्थ का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पदार्थ वो चीज है जो स्पेस यानी जगह घेरती है, जगह घेरती है। और दूसरी, जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वजन 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है। तो पदार्थ वो चीज हो गई। अब स्टेट आ गई दोस्तों। स्टेट, पहली बात करते हैं सॉलिड की। देखिए दोस्तों, सॉलिड, सॉलिड को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं ठोस। दोस्तों, ये कोई पदार्थ है। सॉलिड में क्या होता है?
जैसे ये इसके एटम एकदम पास पास में होते हैं, टच में होते हैं, इसके एटम पास पास होते हैं। अगर अपन सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की खासियत होती है, दो चीजें होती हैं इसमें। पहली, इसका आयतन और आकार, वॉल्यूम एंड शेप, दोनों दोस्तों क्या होते हैं, निश्चित निश्चित होते हैं। इसके जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं ठोस पदार्थ के, वो एक दूसरे के एकदम पास पास सटे रहते हैं, इनके बीच में बहुत कम गैप होता है। इसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। अगर आप इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड भी कर देंगे तो दूसरा पार्ट अपनी नई शेप बना लेगा, दोनों पार्ट अपनी नई शेप बना लेंगे। तो दोनों का भी, इन दोनों का भी आकार और आयतन फिर निश्चित हो जाएगा। अपन बात करें अब, द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य मतलब लिक्विड। ठीक, अब लिक्विड की बात करें दोस्तों। लिक्विड, जैसे लिक्विड में क्या, ठोस की बजाय लिक्विड में एटम या फिर अणु थोड़े दूर दूर होते हैं। इसकी भी दो खासियत होती हैं दोस्तों। पहली, इसका आकार। दूसरा, इसकी इसका आयतन। दोस्तों इसका आयतन तो निश्चित होता है, और आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित। मतलब अगर अपन बात करें, किसी गिलास में अगर पानी है, तो अगर आप उसको किसी दूसरे बर्तन में डाल देंगे तो ये पानी उसका आकार ले लेगा। जैसे मान लीजिए किसी कटोरी में डाल दिया तो ये इसका आकार ले लेगा, मगर इसका आयतन जो है वो आयतन तो निश्चित ही रहेगा। मान लीजिए इसमें 1 लीटर अगर पानी था, अगर इसमें डाल देंगे तो वो 1 ही लीटर रहेगा, मगर उसका शेप, ये गिलास का जो शेप था वो अगर इस कटोरी में आने के बाद वो कटोरी के शेप को आ जाएगा। इसके अणु जो होते हैं, लिक्विड के जो अणु होते हैं, लिक्विड के अणु, वो ठोस की बजाय थोड़ी दूरी पे होते हैं। तो दोस्तों ठोस और द्रव्य में, मतलब सॉलिड और लिक्विड में, अपन दोनों, अपनों को दोनों अंतर समझ में आ गए। ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और द्रव्य में आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। अगर अपन अब बात करें वेपर या गैस की, वेपर मतलब गैस या फिर वाष्प। वाष्प, देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, कोई पदार्थ है, इसमें इसके अणु बहुत दूर दूर और अनिश्चित पैटर्न में होते हैं। अगर इसके आकार और आयतन दोनों की बात करें तो इसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है दोस्तों। ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित थे। लिक्विड में बात करें, द्रव्य में बात करें, तो आकार अनिश्चित था, आयतन निश्चित। मगर गैस और वाष्प की बात करें या फिर वेपर और गैस की बात करें तो इसमें आकार आयतन दोनों अनिश्चित हैं। अब दोस्तों अपन इनकी अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। अपन सभी को पता है अवस्था परिवर्तन, जैसे ठोस से द्रव्य में, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, इन तीनों में आपस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, पहले सॉलिड से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन के बारे में बात करते हैं। ये
अब बात करें दोस्तों, पहले तो सॉलिड से लिक्विड में बात करते हैं। अगर कोई चीज ठोस है और वो द्रव्य में जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग या फिर पिघलना। अगर वही चीज लिक्विड से सॉलिड में जा रही है तो क्या होगा? जमना या फिर फ्रीजिंग। इसे हिमकरण भी दोस्त हिमीकरण भी कहते हैं, हिमकरण। वही बात अगर अपन लिक्विड से गैस की बात करें तो इसे बोलते हैं उबलना या फिर बॉइलिंग। अगर यही चीज गैस से लिक्विड में आती है तो इसको बोलते हैं संघनन, संघनन या फिर कंडेन कंडेंसेशन। ठीक है। अगर कोई वस्तु सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में आ रही है तो उसकी बात करें तो दोस्तों, अब देखिए, कोई वस्तु गैस से कोई सॉलिड में जाती है तो उसे बोलते हैं निक्षेपण, निक्षेपण। और सॉलिड से गैस में जा रही है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। या फिर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक है दोस्तों। अपन बात करें, सॉलिड से लिक्विड की बात हुई थी तो मेल्टिंग, पिघलना। लिक्विड से सॉलिड की बात करें तो जमना, फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस की बात करें तो उबलना या फिर बॉइलिंग। गैस से लिक्विड की बात करें तो संघनन या कंडेंसेशन। गैस से सॉलिड में निक्षेपण, निक्षेपण। ठीक है। और सॉलिड से अगर गैस में जा रही है तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। ठीक है दोस्तों। ये जो अपने कंडेंसेशन, ये जो वर्ड है ना, ये अपने बहुत यूज होगा अपने आरएससी ट्रेड में। ये अपने लिक्विड लिक्विड और गैस का, इन दोनों का बहुत यूज होता है। अपन मान के चलिए अपने काम के बस ये गैस और लिक्विड, ये दो स्टेट काम की हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ की बात करें तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसकी तो अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अब अपन दोस्तों बात करते हैं मास, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में। मास वॉल्यूम डेंसिटी, मास वॉल्यूम डेंसिटी की बात करें तो मास वॉल्यूम डेंसिटी के बारे में बात करें तो मास का मतलब होता है मात्रा, मात्रा। डेफिनेशन देखिए, मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब दोस्तों, मात्रा वह चीज है, पदार्थ के अंदर उपस्थित मात्रा। या फिर किसी वस्तु, अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें, किसी वस्तु का वह भार जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से प्रभावित नहीं होता और पृथ्वी के हर पृथ्वी के किसी भी पॉइंट पे उसकी मात्रा समान रहती है, उसका वजन
समान रहता है वजन। ठीक है दोस्तों। अब आगे बात अपन करें वॉल्यूम। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। आयतन। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। ए वॉल्यूम is simply defined as the amount of space occupied by any three dimensional solid। दोस्तों ये देखना, दोबारा देखते हैं। ए वॉल्यूम इज सिंपली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied occupied by any three dimensional solid। मतलब दोस्तों कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन होता है। मगर इसमें एक वर्ड यूज किया, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। थ्री डायमेंशनल मतलब जिसकी तीन तीन अक्ष हो। जैसे मान लीजिए सॉलिड क्यूब है एक, तो थ्री डायमेंशनल मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब ये जितना जगह घेरेगी, ये वस्तु जितना जगह घेरेगी तो वो उसका क्या होगा, आयतन। ठीक है दोस्तों। अब अपन डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी के देखते हैं। डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी को दोस्तों बोलते हैं घनत्व। घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, किसी, इसकी डेफिनेशन देखिए। डेंसिटी इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो मात्रा और मात्रा और आयतन के अनुपात को, आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। मात्रा और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। ठीक है दोस्तों, तीन चीज हो गई है अपनी। एक मात्रा, मात्रा की डेफिनेशन बताई थी। किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित कणों को मात्रा कहते हैं, या फिर किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा, या फिर वो पदार्थ, मात्रा वह चीज है जो पृथ्वी के सभी पॉइंट, सभी जगह एक समान रहती है, जो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होती। ठीक है। आयतन की बात करें तो आयतन वो चीज होती है, कोई भी तीन त्रियमीय चीज मतलब थ्री डायमेंशनल चीज, थ्री डायमेंशनल वस्तु जो जगह ऑक्यूपाई करती है, जगह, उसको आयतन कहते हैं। घनत्व की बात करें या फिर डेंसिटी, डेंसिटी क्या कहते हैं, डिफाइन एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब घनत्व मात्रा तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर मतलब दाब। दाब। डेफिनेशन देखिए दोस्तों इसकी। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब दोस्तों प्रति वर्ग, किसी वस्तु द्वारा प्रति वर्ग, प्रति वर्ग
क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब। क्या कहलाएगा दोस्तों? दाब। इसका फॉर्मूला भी होता है P बराबर F अपॉन ए, जिसमें F तो हो गया बल, फोर्स, और ए हो गया क्षेत्र या फिर एरिया। एरिया। ठीक है दोस्तों, दोबारा अपन बात करें। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अपन बात अपन बात करें। 2 मिनट। तो प्रेशर क्या हो गया? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल प्रेशर कहलाता है। प्रेशर मतलब दाब। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। P बराबर P बराबर F अपॉन ए, बल बटा क्षेत्रफल। अब अब बात करें अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब दोस्तों मीट्रिक प्रणाली में होता है 1.033 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। और ब्रिटिश पद्धति में बात करें तो 14.69, इसको 14.7 भी माना जाता है। ठीक है, 14.7 पॉइंट। अब दोस्तों बात करें अपन एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर होता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। गेज प्रेशर दोस्तों अपन गेज लगाकर किसी चीज का प्रेशर नापते हैं, तो उसमें जो गेज के अंदर जो प्रेशर शो करेगा, गेज के अंदर जो प्रेशर शो करेगा उसको अपन गेज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो आपका जो भी गेज प्रेशर आएगा उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 14.7 को ऐड कर देना है। तो 14.7 को ऐड करने के बाद जो आपका प्रेशर आएगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है दोस्तों, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब दोस्तों अपन बात करें वर्क की। वर्क वर्क दोस्तों कार्य। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। सिंपल शब्दों में अपन बात करें तो बल बल और विस्थापन विस्थापन के गुणनफल को दोस्तों कार्य कहते हैं। कार्य मतलब बल गुणा विस्थापन के जो गुणनफल, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होगा उसे अपन कहते हैं कार्य, वर्क बोलेंगे। ठीक है, और डेफिनेशन में बताया भी गया, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट फोर्स इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बात करें दोस्तों पावर की। पावर मतलब शक्ति। पावर की बात करें दोस्तों, पावर की बात करें शक्ति, इसकी डेफिनेशन देखिए। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर।
मतलब कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को या कार्य करने की दर को, कार्य दर मतलब रेट, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। तो पावर का क्या होगा कि कार्य बटा समय, वर्क अपॉन टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कार्य की बात करें तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, बल गुणा विस्थापन। अब दोस्तों अगर बात करें एनर्जी की, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। मतलब कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब, पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। डेफिनेशन देखिए, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय इट्स पोजिशन, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्टिस एट इट्स पोजिशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी वस्तु की स्थिति के कारण, स्थिति स्थिति के कारण उत्पन्न उसमें ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे अपन डेफिनेशन की बात करें, मतलब एग्जांपल में बात करें तो अगर आप पानी को किसी ऊंची जगह पे रख दें, ऊंची जगह पे किसी पानी को, अब उसमें उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। अगर आप उसको नीचे के मतलब उसको नीचे की तरफ कर देंगे तो वो पानी नीचे गिरेगा। तो ये उसकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो गई। जैसे आपने एग्जाम्पल अपन देखते हैं, किसी झरने से गिरता हुआ पानी जमीन में खड्डा बना देता है, तो ये उसकी स्थिति के कारण, ऊपर गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें एनर्जी उत्पन्न हो गई। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन की बात, होगी स्थिति के कारण, सॉरी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। इसके फॉर्मूले की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, जहां एम इसका मास, जी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और एच हो गई हाइट या फिर ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अब बात करें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अगर डेफिनेशन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब दोस्तों किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को अपन कहते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जैसे किसी चलती हुई गाड़ी का किसी दीवार में टकरा जाना, और टकराने के कारण जो उसमें ऊर्जा थी गति के कारण वो दीवार में टकराएगी, तो ओबियसली बात है यहाँ कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ होगी, दीवार से टकराएगी तो गाड़ी का नुकसान होगा। तो वो ऊर्जा कहाँ से आई, वो उसमें उसकी गति से उत्पन्न हुई। ठीक है, इसके फॉर्मूले की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ m है मास, और v है
उस वस्तु की गति या फिर वेग। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को अपन कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान। तापमान, टेम्परेचर इज, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। टेम्परेचर इज एन इंडिकेशन इंडिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ हीट इन ए सब्सटेंस। मतलब टेम्परेचर वह सूचक है, टेम्परेचर वह सूचक है कि वह बताता है कि किसी वस्तु के अंदर कितनी हीट है। ठीक है, तो अपन, तो तापमान, तापमान तापमान हमें हीट के बारे में, हीट का, हीट का सूचक है। तापमान हीट का सूचक है। हीट मतलब ऊष्मा। अब एक, जैसे बात करते हैं, टेम्परेचर हो गया। अब टेम्परेचर के बाद में एक ये वर्ड आता है दोस्तों, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं? 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन, इसको सेल्सियस में बोलेंगे 273 माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसको हिंदी में बोलते हैं परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री केल्विन, और सेल्सियस में बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर जिससे नापा जाता है उसको बोलते हैं थर्मामीटर। और हाई टेम्परेचर, दोस्तों हाई टेम्परेचर नापने के लिए, ये आपको बता दूं मैं, जिस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर। अपन ने पीछे बात करनी रह गई थी, प्रेशर। प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जिससे नापा जाता है उसे बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, जिससे दाब नापा, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है उसे बैरोमीटर। और जिससे तापमान मापा जाता है उसे थर्मामीटर। और थर्मामीटर में भी जो हाई टेम्परेचर नापता है, हाई टेम्परेचर, उसको बोलते हैं पायरोमीटर। अब आगे बात करें, ताप तापमान मापने के स्केल। दोस्तों तापमान मापने के 4 स्केल होते हैं। पहला होता है सेल्सियस, सेल्सियस पैमाना, पैमाना सेल्सियस पैमाना। इसमें दोस्तों 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक, 100 बराबर भागों में बटा हुआ रहता है, 100 भाग होते हैं। 0 डिग्री पानी का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक पैमाने लिखे रहते हैं। फिर फ़ारेनहाइट की बात करें तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में दूसरा पैमाना होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेन फ़ारेनहाइट, इसमें दोस्तों 32 डिग्री से, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 200 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पैमाने होते हैं, टेम्परेचर लिखा होता है इसमें। फिर केल्विन स्केल की बात करें, केल्विन स्केल, केल्विन की बात करें, केल्विन स्केल, केल्विन के अंदर दोस्तों 273 डिग्री केल्विन से 373 डिग्री, 373 डिग्री केल्विन तक पैमाने होते हैं थर्मामीटर में। फिर र्यूमर की बात करें, र्यूमर स्केल,
सॉरी, र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल में दोस्तों 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर तक पैमाने पर स्केल होते हैं। तो दोस्तों सेल्सियस के अंदर 0 से, सेल्सियस में 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री से 212 डिग्री तक, केल्विन में 273 डिग्री से 373 डिग्री तक, और र्यूमर के अंदर 0 डिग्री से 80 डिग्री तक पैमाने होते हैं, स्केल लिखे होते हैं। अब तापमान परिवर्तन की बात करें, टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला सी अपॉन सी अपॉन सी अपॉन 5 एफ माइनस 32 अपॉन 9 आर अपॉन 4 के माइनस 273 अपॉन 5, ये टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि ये फॉर्मूला का यूज होता है कि आपको कोई एक टेम्परेचर दे दे और ये पूछ ले कि इसका दूसरे पैमाने पे मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए सेल्सियस का आपको टेम्परेचर दे दे और र्यूमर में पूछ ले कि 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस का र्यूमर में मान बताइए, र्यूमर में मान। तो आप अपन क्या करेंगे, सी अपॉन 5 बराबर आर अपॉन 4। तो जो मान दे रखा वो उसको फॉर्मूले में लिख देंगे। तो सी की जगह 20 लिखने पर 20/5 बराबर r/4। तो 20 × 4/5, तो 20 × 80/5, तो कितना होगा दोस्तों, ये 16 डिग्री आ जाएगा। तो र्यूमर में कितना होगा, 16 डिग्री र्यूमर। ये टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला इस तरीके से यूज होगा। अब अपन बात करते हैं हीट की। हीट, हीट मतलब ऊष्मा, ऊष्मा। इसकी डेफिनेशन की बात करें, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन वी टॉक ऑफ हीट वी जनरली थिंक ऑफ समथिंग हॉट। ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है दोस्तों। अगर अपन ऊष्मा की बात करते हैं तो ऊष्मा तापमान का, ताप का सूचक है। ठीक है, ऊष्मा अपने 3 प्रकार की ऊष्मा होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। मैं दोस्तों 2 मिनट एक ग्राफ बनाता हूँ, उससे समझते हैं अपन। देखिए दोस्तों, ये मान के चलिए अपने पास -10 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस की बात हो रही है, -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपने पास पानी है। अपन उसको क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा मतलब इसको गर्म करते हैं अपन। तो गर्म करने पर ये 10 डिग्री से गर्म होगा। तो गर्म होने पर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। -10 से -9, 8, 7 ऐसे करते करते 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है मानते हैं अपन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों क्या होगा, ये -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक कौन सी अवस्था में था, ये था ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में।
मतलब ये बर्फ के रूप में था। मगर 0 डिग्री पे जाके क्या होगा दोस्तों कि इसकी अवस्था परिवर्तित होगी। ये ठोस से किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव्य में। द्रव्य में। ठीक है। अब ये जो इस पॉइंट से, ठोस से, ये जो द्रव्य में परिवर्तित हुआ 0 डिग्री के द्रव्य में, इसके बीच में इसमें कोई हीट रिमूव हुई है इसकी, इसके अंदर। ठीक है। तो लेटेंट, अब अपन सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट की यहाँ बात करते हैं। सेंसिबल हीट को बोलते हैं अपन संवेदी उष्मा। संवेदी उष्मा। संवेदी उष्मा वह उष्मा जो वस्तु का तापमान परिवर्तित करे, तापमान परिवर्तन करे, परिवर्तन, तापमान परिवर्तन करे, या फिर जिसको अपन मतलब महसूस कर सकें, महसूस, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट, संवेदी उष्मा। मतलब -10 से 0, फिर 0 से फिर 0 डिग्री, और फिर यहाँ 100 डिग्री तक मान के चल दिया आपने। ठीक है। तो जो तापमान परिवर्तित परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन होता है, तो वो संवेदी उष्मा के कारण होता है। मगर 0 डिग्री ठोस है कोई, जैसे पानी 0 डिग्री ठोस पे था, 0 डिग्री से ठोस पे था, मगर वो ठोस से 0 डिग्री के द्रव्य में परिवर्तित हुआ है, मतलब लिक्विड में परिवर्तित हुआ है। तो इस समय 0 डिग्री, 0 डिग्री के बर्फ से, बर्फ से और पानी बनने में इस दौरान जो हीट रिमूव हुई है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा मतलब वह उष्मा जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन पे, अवस्था, अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो, उसे बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा दोनों समझ में आई थोड़ी बहुत? जैसे अभी अपन ने बात की थी बर्फ से, 0 डिग्री की बर्फ से 0 डिग्री का पानी बनने में जिस हीट, जिस उष्मा का अपन ने निष्कासन किया, मतलब जिस हीट को अपन ने निकाला, जिसके कारण उसकी अवस्था परिवर्तन हुई, उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा या फिर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट वो हो गई जो वस्तु का तापमान परिवर्तन करे, तापमान परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो जो, उसको तो बोलते हैं सेंसिबल हीट। और जो अवस्था परिवर्तन के लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए, अवस्था परिवर्तन, परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट अपन बात करें, स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट में दोस्तों अगर किसी दो पदार्थ, जैसे एक तरफ पानी है और एक तरफ लोहा है, अगर इन दोनों चीजों को, अपन दोनों चीजों को एक साथ गर्म करें, तो इन दोनों के गर्म होने की गति अलग अलग होगी। तो इसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा। तो जिस मतलब पानी और लोहे को, दोनों को समान गति से अपन गर्म करें, दोनों को समान उष्मा दें, तो इनके गर्म होने की गति अलग रहेगी। इसी चीज को अपन विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सेंसिबल हीट संवेदी उष्मा हो गई जो तापमान परिवर्तन में उत्तरदायी होती है, और तापमान परिवर्तन में उत्तरदायी होती है। और गुप्त उष्मा की बात करें तो गुप्त उष्मा अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होगी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं हीट ट्रांसफर की। अब दोस्तों हीट ट्रांसफर की बात करें, हीट ट्रांसफर मतलब उष्मा का
चालन। ऊष्मा के चालन की बात करें तो ऊष्मा का चालन दोस्तों तीन तरीके से होता है। तीन विधियां होती हैं। एक पहली होती है कंडक्शन, जिसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मतलब चालन या फिर संचालन। चालन या संचालन। दूसरी होती है कन्वेक्शन, जिसको बोलते हैं संवहन। संवहन। तीसरी रेडिएशन, जिसको बोलते हैं विकिरण। विकिरण। दोस्तों चालन में बात करें तो अपन आप सभी को पता है ऊष्मा ऊष्मा किधर चालन करती है? हाई टेम्परेचर से। हाई टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ठीक है दोस्तों, हाई से लो की ओर चलती है, ध्यान में रखना। हाई से लो की ओर। चालन में बात करें तो जिस पदार्थ में अणु टच में रहते हैं, अणु टच में रहते हैं, उसमें यह ऊष्मा चालन की विधि उपयोग होती है। जैसे अपन अणुओं की बात करें, अगर इस एक अणु को ऊष्मा दी जाती है, एक अणु को ऊष्मा दी जाती है तो ये पहले तो यह स्वयं गर्म होगा, फिर अपने अंदर से हीट आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर ये अगले वाले को करेगा, ये अगले वाले को, ये अगले वाले को। तो ये विधि मतलब जिसमें अणु सटे रहते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं, तो उसमें ऊष्मा का चालन संचालन या चालन विधि के द्वारा होता है। इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें अपन अपन एक लोहे की छड़ को अगर गर्म करें, एक ओर से गर्म करें, यहाँ से गर्म करते हैं, तो थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि वो दूसरे सिरे से भी गर्म हो जाती है। तो उसमें ये तापमान का ऊष्मा का चालन हाई टेम्परेचर से लो की ओर हुआ है, लो की ओर। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे अपन घर में चिमटा यूज करते हैं तो उसमें देखते हैं कि चिमटा ज़्यादा देर गर्म करने पर या फिर किसी लोहे की छेड़ को ज़्यादा देर गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ये ऊष्मा चालन की पहली विधि है। फिर बात करें अपन संवहन की। संवहन में दोस्तों क्या होता है कि इसमें पदार्थ के अणु गति करते हैं। जैसे अपन एक पानी की ये कोई बर्तन भरा है, अब इसको गर्म करते हैं। जैसे इसको यहाँ से गर्म किया जाता है, तो संवहन में क्या होगा, जैसे इसको यहाँ नीचे से गर्म किया गया, नीचे से गर्म किया गया, तो जो अणु गर्म होगा वो गति करने लग जाएगा, वो ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर वाले अणु की जगह ले लेगा, ऊपर जो अणु था वो नीचे आएगा, फिर ये दोबारा गर्म होगा, ये गर्म होके दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो जिसमें अणु गति करते हैं गर्म होने के बाद, तो वह ऊष्मा चालन की विधि संवहन विधि कहलाती है। इसमें आप अपन लोगों ने देखा होगा कभी, जैसे गर्म पानी को गर्म करने पर यही विधि उपयोग होती है संवहन में। इसमें गर्म अणु गर्म होने के बाद ये गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये गति करते हैं। ठीक है, अब तीसरी विधि की बात करें अपन, तीसरी है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब विकिरण। विकिरण की बात करें, इसमें ऊष्मा का चालन इसमें ऊष्मा का चालन सीधा होता है। इसमें ना तो अणु का उपयोग होता है, इसमें ऊष्मा का चालन विकिरण विधि के द्वारा होता है। अब जैसे सूर्य है, एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य की धूप पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, तो उसमें कोई अणु पृथ्वी पे थोड़ी आते हैं,
तो उसका ताप पृथ्वी के ऊपर विकिरण विधि के द्वारा आता है। इसमें विकिरण विधि के द्वारा आता है। इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझे तो देखिए, अपन ने गर्मी में अपन देखते हैं जहाँ छाया होती है, जिस जगह छाया होती है, मान लीजिए ये यहाँ छाया है, ये इस जगह पे छाया है और इसके साइड में धूप गिर रही है, तो ये जगह आपको गर्म मिलेगी और ये छाया वाली जगह ठंडी रहेगी। तो विकिरण के द्वारा यही है, मतलब जिस जगह पे धूप नहीं रहेगी वो ठंडी रहेगी और जिस जगह पे धूप गिरेगी तो वो जगह गर्म रहेगी। तो सूर्य का ताप विकिरण के द्वारा ही उसका चालन होता है। दोबारा देख लेते हैं। पहली विधि है संचालन, जो ठोस वस्तुओं में ज्यादातर होती है। इसमें अणु एक से दूसरे अणु में ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं, ऊष्मा का चालन करते हैं। संवहन में क्या होता है कि अणु खुद गति करते हैं, अणु ऊष्मा पाकर गति करने लग जाते हैं। विकिरण में क्या होता है, अणु गति नहीं करते हैं, सीधे ऊष्मा ही गति करती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर पहुंचना, सूर्य का ताप पृथ्वी तक पहुंचना विकिरण विधि के द्वारा ही होता है। अब दोस्तों अपन बात करें यूनिट की, हीट की यूनिट की। तो पहली यूनिट है कैलोरी। कैलोरी की बात करें अपन, कैलोरी, 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए यू उपयोग की गई ऊष्मा कैलोरी कहलाती है। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उपयोग की गई ऊष्मा, ऊष्मा 1 कैलोरी कहलाती है, 1 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, किलो कैलोरी की बात करें, दूसरी है किलो कैलोरी। 1 कैलोरी दोस्तों कितने कितने किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के। ये ध्यान में रखना, ये अब अपन ने लिख रखा है 1 कैलोरी 4.2 जूल के। अब किलो कैलोरी की बात करें, 1 केजी, 1 केजी पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उपयोग, सेल्सियस बढ़ाने में उपयोग हुई ऊष्मा को 1 किलो कैलोरी कहेंगे। इसके अंदर 1000 कैलोरी होती है, 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 केजी कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, CHU की बात करें, CHU की फुल फॉर्म होती है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट में, CHU में देखिए दोस्तों, 1 पौंड, 1 पौंड पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उपयोग हुई ऊष्मा को 1 CHU कहते हैं, 1 CHU। 1 CHU किसके बराबर होती है, 453.6 कैलोरी की, 6 कैलोरी। फिर दोस्तों अपन बात करें BTU, इसको बोलते हैं, BTU की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU। BTU में दोस्तों 1 पौंड, 1 पौंड पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए उपयोग की गई ऊष्मा, यूज की गई ऊष्मा को 1 BTU, 1 BTU कहते हैं। 1 BTU में कितनी कैलोरी होती है, 252 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, दोबारा बात करें अपन, 1 कैलोरी
कैलोरी दोस्तों 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यूज की गई उष्मा को, उपयोग की गई उष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.2 जूल की। ठीक है। फिर किलो कैलोरी की बात करें, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी में 1 kg पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यूज की गई उष्मा, उपयोग की गई उष्मा को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। 1 किलो कैलोरी। ठीक है। 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होती है? 1000 कैलोरी। फिर अपन बात करें CHU की। CHU की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैं? सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ठीक है दोस्तों। इसमें 1 पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में उपयोग की गई उष्मा को 1 CHU कहते हैं। 1 CHU। 1 CHU किसके बराबर होता है? 453.6 कैलोरी। 453.6 कैलोरी। फिर BTU की बात करें तो BTU को बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल थर्मल यूनिट। ठीक है दोस्तों। BTU की फुल फॉर्म हो गई ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या होता है? 1 पौंड पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ बढ़ाने में उपयोग की गई उष्मा को 1 BTU कहते हैं। 1 BTU। 1 BTU। 1 BTU किसके बराबर होता है? 252 कैलोरी के बराबर। ठीक है दोस्तों। एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं। अपन ने बात की पहले तो रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन की, जिसमें बताया था रेफ्रिजरेशन क्या रेफ्रिजरेशन एक प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु में से ऊष्मा को निकालना या फिर उसके तापमान को उसके आसपास के वातावरण के तापमान से कम करने की प्रक्रिया को रेफ्रिजरेशन कहते हैं। और जो ऊष्मा को लेके जाता है, जो पदार्थ ऊष्मा को लेके जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट। ठीक है दोस्तों। फिर अपन ने बात की थी मैटर। मैटर मतलब पदार्थ। तो वह चीज, पदार्थ जो जगह घेरती है, जगह घेरती है और जिसमें कुछ वजन हो, तो वह चीज क्या होगी? पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर वेपर। ठोस, द्रव्य और गैस। फिर अपन ने बात की थी पदार्थ की अवस्था के बारे में। अवस्था में ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर अपन ने उसके अवस्था परिवर्तन के बारे में बात किया था। परिवर्तन अवस्था परिवर्तन, जिसमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, फिर लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, और सॉलिड से गैस और गैस से लिक्विड के बारे में देखा था अपन ने। पिघलना क्या होता है, जमना क्या होता है, उबलना, संघनन, निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन, ये अपन ने देखा था। फिर अपन ने मात्रा, आयतन, घनत्व, ये इनके बारे में पढ़ा था, देखा। फिर अपन ने दाब के बारे में देखा। दाब, वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.033 पौंड में कितना होता है? 14.7। फिर एब्सोल्यूट प्रेशर देखा अपन ने। दाब मापा किससे जाता है? बैरोमीटर से। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। फिर अपन ने वर्क, पावर, एनर्जी, इनके बारे में देखा। एनर्जी 2 प्रकार की होती है: पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। फिर अपन ने तापमान के बारे में देखा। तापमान क्या होता है? तापमान हीट का सूचक है, उष्मा का सूचक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन, जो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और हाई टेम्परेचर मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? कौन सा थर्मामीटर होता है? वो दोस्तों पायरोमीटर होता है। ठीक है। फिर अपन ने स्केल के बारे में पढ़ा था: सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर पैमाने। फिर तापमान परिवर्तन के बारे में देखा अपन ने।
हीट के बारे में देखा था, स्पेसिफिक हीट, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट। जो जो हीट अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो तापमान परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है उसको संवेदी ऊष्मा कहते हैं, इसको अपन महसूस भी कर सकते हैं। और विशिष्ट विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? जो हर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है। हर पदार्थ अपने आप में अलग तरीके, मतलब अलग गति से गर्म होता है। फिर हीट ट्रांसफर की बात की थी, जिसमें संचालन, चालन, संवहन, विकिरण, इन तीनों के बारे में बात की। फिर ऊष्मा के पैमाने की बात की थी, कैलोरी, किलो कैलोरी, सीएचयू। सीएचयू की फुल फॉर्म क्या बताई थी दोस्तों? सीएचयू की सेंटीग्रेड हीट यूनिट, बीटीयू की ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक एक कैलोरी में 4.2 जूल, किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी, एक सीएचयू में 453.6 कैलोरी, एक बीटीयू में 252 कैलोरी। तो ये अपन ने आज की वीडियो में देखा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आप सभी को थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो के बारे में। अगर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, अपने फीडबैक दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसकी पीडीएफ के लिए ग्रुप के हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।